तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन झारखंड। आज की हम लोग का विषय है मध्यकालीन झारखंड। तो मध्यकालीन झारखंड को हम लोग दो कालखंडों में बांट के देखेंगे। पहला है सल्तनतकालीन झारखंड और दूसरा है मुगलकालीन झारखंड। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो सल्तनतकालीन झारखंड को हम लोग आज देखते हैं, तो सल्तनतकालीन झारखंड को देखने के पहले हम लोग एक मोटा मोटी समझ जाएंगे कि ये जो है मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जो है ये क्या था, मुस्लिम काल जैसे क्या था। तो ये पूरे मध्यकालीन भारत जो है 5 मुस्लिम शासकों को संदर्भित करता है। ऐसे आप समझिए, ये जो मध्यकालीन भारत जो है 5 मुस्लिम शासकों को संदर्भित करता है, जिन्होंने 1206 से लेकर के 1526 तक दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों पे शासन किया था। ठीक है, 16वीं शताब्दी में सल्तनतकालीन शासकों को मुगलों द्वारा परास्त किए जाने के बाद जो है भारत में मुगलकालीन साम्राज्य की नींव रखी जाती है। इतने समझ में आए। मुगलकालीन साम्राज्य स्थापित होने के पहले जो है, मुगलकालीन साम्राज्य स्थापित होने के पहले आपका सल्तनत काल को उत्तर भारत में जो है एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में देखा जाता था, है ना। उत्तर भारत में जो है एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में देखा जाता था। तो प्रश्न यहीं से बनता है। हम लोग देखेंगे कि कई सरकारी परीक्षाओं में जो है, परीक्षा में के हिंदी सेक्शन से जो है इतिहास के सेक्शन से कई तरह के प्रश्न यहाँ से पूछते हैं। तो इसलिए जो है सल्तनत कालीन इतिहास के तथ्यों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी को हम लोग समझते हैं आज मोटा मोटी। जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा उसी को हम लोग समझेंगे। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि मोहम्मद गोरी बोल करके एक शासक था, है ना, सल्तनतकालीन शासक था, जिनके एक बख्तियार खिलजी उनके सेनापति थे। और पूर्वी भारत, है ना, पूर्वी भारत खास विशेषकर बिहार और बंगाल में विजय अभियान चलाने के क्रम में जो है इन्होंने क्या किए थे, बंगाल में जो है नदिया बोल करके एक ज़िला था, वहाँ पे उन्होंने आक्रमण किए थे। बख्तियार खिलजी ने उसी क्रम में अपना झारखंड राज्य का प्रयोग किए थे, मतलब झारखंड राज्य के रास्ते से ही वो आक्रमण किए थे बंगाल में। वहाँ के उस समय जो है लक्ष्मण सेन बोल करके एक शासक हुआ करता था नदिया जिले के। इतना समझ में आ गई। फिर हम लोग देखिए, जब भी भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम लोग सल्तनतकालीन भारत को देखेंगे तो उसी में जो है उस दरमियान जो है हम लोग इसी को क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। ममलूक वंश देखेंगे, फिर खिलजी वंश देखेंगे, तुगलक वंश देखेंगे, सैयद वंश देखेंगे, फिर लोधी वंश देखेंगे। तो झारखंड में जो है सल्तनतकालीन झारखंड को पढ़ने के पहले, ऐसे समझिए, सल्तनतकालीन झारखंड को पढ़ने के पहले जो है हम इसकी यहाँ के शासकों की एक क्रमबद्धता को देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले गुलाम वंश आते हैं, यानी ममलूक वंश भी इसको कहते हैं, 1206 से 1290। ये आप लोग याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा तो बेहतर है। फिर खिलजी वंश देखते हैं 1290 से 1320 तक। फिर आपका तुगलक वंश देखते हैं 1320 से 1414 तक। फिर सैयद वंश देखते हैं 1414 से 1451 तक। फिर लोधी वंश देखते हैं 1451 से 1526 तक। ये क्रमशः जो है यहाँ पर अपना क्या बोलते हैं, साम्राज्य का विस्तार करते हैं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि ममलूक वंश या गुलाम वंश के अंतर्गत हम लोग एक नाम को याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली 1206 में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठते हैं, बैठने के बाद जो है इनका 2 शक्तिशाली शासक होते हैं, एक बलबन और इल्तुतमिश। ये आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, बलबन और इल्तुतमिश। तो इन्होंने क्या करते हैं, बलबन और इल्तुतमिश जो है आपका छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है इन्होंने क्या बोलते हैं, आक्रमण करने के उद्देश्य से जो है ये लोग इधर अग्रसित होते हैं। तो उस समय क्या होता है कि वहाँ छोटा नागपुर क्षेत्र में हरिकर्ण बोल करके एक शक्तिशाली शासक हुआ करते हैं, जो कमोबेश इसकी जो है इच्छा, जो बलबन और इल्तुतमिश का इच्छा था कि झारखंड तरफ अटैक करेंगे, वो इच्छा को इन्होंने विफल कर देते हैं।
ठीक है। फिर हम लोग खिलजी वंश के अंतर्गत देखते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी को भी देखेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका एक सेनापति होता है मलिक छज्जू। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति मलिक छज्जू जो है 1310 ईस्वी में इन्होंने भी छोटानागपुर क्षेत्र पर आक्रमण करके यहाँ पर जो है कर वगैरह वसूल या क्या करता था। याद रखिएगा, है ना। खिलजी वंश में भी जो है अलाउद्दीन खिलजी के एक मलिक छज्जू बोल करके सेनापति होता है। उन्होंने भी छोटानागपुर क्षेत्र पर आक्रमण करके जो है सफलतापूर्वक आक्रमण करते हैं और वहाँ पर अपने जो है कर वगैरह, है ना, कलेक्ट भी करते हैं। फिर तुगलक वंश को देखते हैं। तुगलक वंश में क्या होता है कि तुगलक वंश, ये देखिए, गुलाम वंश और खिलजी वंश दोनों की डेडिकेशन कमोबेश छोटानागपुर क्षेत्र में ही रहता है। और तुगलक वंश का जो है जो हजारीबाग में इसका मुख्य रूप से इन्होंने अपना जो है साम्राज्य का विस्तार किया था हजारीबाग क्षेत्र में। तो तुगलक वंश के अंतर्गत हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक को देखेंगे और फिरोज शाह तुगलक को देखेंगे। ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक भी अपने ने भी जो है क्या बोलते हैं, चाय चंपा नामक जगह, हजारीबाग के चाय चंपा नामक जगह पर आक्रमण करके उन्होंने अपने अधीन किया था। फिर जो है उनका एक सेनापति मलिक बयां, है ना, मलिक बयां ने भी जो है वहाँ हजारीबाग के संथाल ज़मींदारों वगैरह को ये करके मैंने पराजित करके उसके जो बीघा के किलो पर आक्रमण किया था। ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। फिर फिरोज शाह तुगलक ने भी जो है हजारीबाग पर ही आक्रमण करके सतगवां नामक क्षेत्र को जो है अपने अधीन किया था और वहाँ पे अपनी राजधानी भी बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। ये अब ध्यान में रखेंगे, है ना। जो सतगवां उस समय बंगाल के एक शासक जो शमसुद्दीन बोल करके एक शख्स हुआ करते हैं, तो उसी शासक के जो है अधीन वो सतगवां होता है। तो उसे छीन करके जो है फिरोज शाह तुगलक अपने राजधानी बनाते हैं। ठीक है। जब ये फिरोज शाह तुगलक के समय में ही जो है आपका छोटानागपुर क्षेत्र में हम लोग देखते हैं तो शिवदास कर्ण बोल करके एक शासक हुआ करता है, जिन्होंने जो है 1401 में गुमला जिले के घाघरा नामक गाँव में हापामुनि मंदिर का निर्माण भी करते। कहीं कहीं देखिए गजघंट राय भी लिखा हुआ रहता है ना, महामाया हापामुनि मंदिर के निर्माता जो है ऐसा। तो इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग लेक्चर कर रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं, एक जो है एक क्या बोलते हैं उसको, एक फिगर अपने ब्रेन पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बात कैसे हुई, कहाँ पर हुई, क्या हुई। हम थोड़ा सा ये सारी बातें एक बुक में लिखी हुई हैं, आप लोग जो है एक बार लेक्चर सुन लीजिएगा, 2 बार लेक्चर सुन लीजिएगा और कोई भी बुक पढ़िएगा तो हमको नहीं लगता है कि वो एक समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन चाहे कैसे भी घुमा फिरा कर दे, आप यहाँ से क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। तो ये था, हम लोग देख लिए, तुगलक वंश का भी देख लिए। तो सैयद वंश में भी हम लोग देखते हैं कि आदिल शाह द्वितीय, याद रखिएगा ये सब नाम थोड़ा सा है उटपटा, आदिल शाह द्वितीय, है ना। इन्होंने भी अपनी सेना को झारखंड प्रदेश में भेजा था, इनको झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। फिर लोधी वंश को अगर हम देखते हैं तो ये लोधी वंश में का प्रभाव जो है ना झारखंड क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा था। फिर भी इसके समकालीन जो क्या क्या हुआ था उसको तो हम लोग देखेंगे ही। याद रखिएगा, लोधी वंश के समय जो है झारखंड में ज़्यादा प्रभाव इसका नहीं पड़ा था। तो यहाँ पर देखते हैं उड़ीसा, जैसे दक्षिण बिहार के दक्षिणी सीमा में जो है उड़ीसा है। तो उड़ीसा में क्या था कि सूर्य वंश की एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, है ना, जिसके संस्थापक जो है गंग वंश के मंत्री आपका कपिलेंद्र, जो लोधी वंश के समकालीन थे, कपिलेंद्र ने जो है आपका जाकर के संथाल परगना, हजारीबाग और छोटानागपुर खास के बहुत सारे क्षेत्रों को जो है वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था, है ना। उसी समय जो है छोटानागपुर क्षेत्र में जो है प्रतापकर्ण बोल करके एक शासक हुआ करता था, नागवंशी शासक, है ना। छोटानागपुर खास में प्रतापकर्ण बोल करके एक नागवंशी शासक वहाँ राज करते थे और इन्हीं कहा जाता है कि इन्हीं प्रतापकर्ण के है ना समय में ही जो है क्षेत्रीय राजाओं का विद्रोह हो गया था, जिसमें से तमाड़ का राजा देखते हैं, धरवार का राजा देखते हैं, संध्या का राजा देखते हैं, वगैरह प्रमुख थे। ठीक है। और अगर हम देखते हैं कि ये जो तमाड़ के राजा है, प्रतापकर्ण को जो है बंदी बना लिया था किला में, जिसने प्रतापकर्ण ने फिर आपका जाकर के क्या बोलते हैं खैरागढ़ के एक शासक होता है बाघदेव सिंह, जिसे मदद मांगता है और बाघदेव सिंह अंततः जो है प्रतापकर्ण की मदद करते हैं और आपका तमाड़ के राजा को मार देते हैं और फिर प्रतापकर्ण को वहाँ से मुक्त कर देते हैं, जिसकी खुशी में प्रतापकर्ण ने जो है आपका कर्णपुरा
के क्षेत्र को जो है, कर्णपुरा के क्षेत्र का जो है शासक नियुक्त कर दिया जाता है बाघदेव को। ठीक है, इतना है। फिर जैसे हम लोग देखते हैं प्रतापकर्ण के बाद छत्रकर्ण आता है ना, नागवंशी शासक जो है प्रतापकर्ण के बाद छत्रकर्ण नागवंशी शासक बनते हैं। और इन्हीं के समय में ही जो है कोराम्बो, है ना, कोराम्बो जिसको हम लोग बोलते हैं लोहरदगा में, तत्कालीन लोहरदगा के क्षेत्र में जो है कोराम्बो नामक जगह पर जो है रक्सेलों और ये नागवंशियों के बीच, क्योंकि पलामू क्षेत्र में रक्सेल हुआ करते थे और छोटानागपुर क्षेत्र में नागवंश हुआ करते थे, तो यही रक्सेल और नागवंश के बीच में ही हम लोग देखते हैं, इधर पलामू है और इधर छोटानागपुर है, तो बीच में ही हम लोग देखते हैं लोहरदगा है। तो यही कोराम्बो नामक जगह पर लोहरदगा में ही एक भीषण संघर्ष हुआ था ये रक्सेलों और नागवंशियों के बीच, जिसको झारखंड में हल्दी घाटी के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक पॉइंट बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये आप लोग एक नहीं 2 बार 3 बार देखिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा आपका सल्तनत कालीन झारखंड। इससे ज़्यादा आपको नहीं देखना है और है भी नहीं इससे ज़्यादा पढ़ने के लिए, बस इसी में है ना। फिर हम लोग देखेंगे मुगल कालीन झारखंड को, इसी का सेकेंड पार्ट को अगली क्लास में हम लोग मुगल कालीन झारखंड को पढ़ेंगे। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, सिर्फ सिगरेट, तंबाकू, है ना, शराब आदि सेवन बिल्कुल नहीं करें, बड़ों का आदर करें, छोटों को प्यार दें और अपने चरित्र का विकास इस तरह से करें कि पूरा दुनिया आपकी दीवानी हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी क्लास को विराम देता हूं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, है ना, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।